हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम लोग इस रैपिड फायर रिवीजन सीरीज में जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बेटे, तो आज हम लोग इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फास्टली। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। यस, करें स्टार्ट। देखो इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज मैक्सिमम सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल से मैक्सिमम सिमिलर है? कौन सा स्ट्रक्चर है? यह है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल का यूकैरियोटिक सेल से क्यों मैक्सिमम सिमिलर है? क्योंकि दोनों का कंपोजिशन काफ़ी क्लोज है, बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बने होते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। एग्जैक्टली सेम नहीं है मतलब इनमें डिफरेंसेस हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या कुछ अलग है जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं और एटीपी बनाने में। ठीक है, तो एटीपी जो बनता है उसमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही रोल होता है, क्योंकि इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में, राइट। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जो है उसके फोल्डिंग से मिजोजोम बनता है, उसके कुछ प्रोकैरियोटिक जो मेंबर हैं उसके मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स भी होते हैं फाइटोक्रोम के फॉर्म में, ये सब हैं, लेकिन मोस्टली ये दोनों सिमिलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन मैक्सिमम। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसी के फोल्डिंग से, इसी के इनवर्ड फोल्डिंग से मीजोजोम का फॉर्मेशन होता है। जानते होंगे मीजोजोम्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवर्ड फोल्डिंग से बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो मीजोजोम है, जो इनके कितने फॉर्म्स हैं, किन किन फॉर्म में ये मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो मीजोजोम्स हैं इनके फॉर्म्स कौन कौन है? एनसीईआरटी में यहाँ पर 3 फॉर्म बताया है मीजोजोम्स के फॉर्म या स्ट्रक्चर। वो या तो वेसाइकल फॉर्म में होंगे, या ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होंगे, या फिर लेमेली के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म्स हैं जो मीजोजोम के होते हैं। अब यह है कि मीजोजोम का रोल क्या है? मीजोजोम का रोल, जैसे मीजोजोम का रोल जो है फंक्शन, इसके बारे में बताया गया है कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, मतलब ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन और उसके सेग्रीगेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है। ये सारे स्पेसिफिक इनके फंक्शंस को बताया गया। अब आप कहेंगे कि सर मीजोजोम्स तो सभी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, मीजोजोम्स तो सब में नहीं होता, तो फिर अगर जहाँ मीजोजोम नहीं है वहाँ पर ये सब फंक्शन कौन करेगा जो मीजोजोम का फंक्शन है? तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन ही ये सारे जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर मीजोजोम है तो वहाँ पर स्पेशली मीजोजोम जो है वो इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि मीजोजोम भी तो मेम्ब्रेन का ही फोल्डेड फॉर्म है, राइट बेटा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज क्या होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज दिया है एनसीईआरटी में, इट इज 15 nm by 20 nm, 15 nm by 20 nm। तो 15 nm जो है वो उसका लेंथ है और 20 nm उसका विड्थ है, विड्थ या डायमीटर भी कह सकते हो। ठीक है, तो 15 nm by 20 nm, दैट इज द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का ये साइज है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकते हैं। गैस वैक्यूल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। Gas vacuoles are present in both photosynthetic and chemosynthetic prokaryotes. Is it true or false? क्या गैस वैक्यूल फोटोसिंथेटिक कीमोसिंथेटिक दोनों में होगा? नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो कीमोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये गैस वैक्यूल नहीं होता।
कहाँ पर होता है? गैस वैक्यूल होगा केवल जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, उनमें ये होता है। और जो गैस वैक्यूल है उसका मेन एम क्या है? बॉयंसी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जो पानी में होते हैं एक्वेटिक जो मेंबर हैं प्रोकैरियोट्स के, वो पानी के अंदर डूब न जाएं, लाइट उनको प्रॉपर नहीं मिलेगा, इसीलिए उनमें गैस वैक्यूल होता है ताकि उनको फ्लोट करने के लिए वाटर के सरफेस पर आने में हेल्प करता है गैस वैक्यूल। ठीक है, तो ये आपको ये था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी मेम्ब्रेन हैव प्रोटीन। आरबीसी के मेम्ब्रेन में प्रोटीन कितना परसेंट होता है? प्रोटीन की बात कर रहे हैं। आरबीसी के मेम्ब्रेन में प्रोटीन कितना परसेंट? 52%। 52% प्रोटीन होता है। तो बताओ लिपिड कितना होता है? 40%। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आरबीसी, वैसे प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है ये हाईली वेरिएबल है, लेकिन आरबीसी के मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो आपको अच्छे से याद रखना है, 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि इन अ मैच्योर प्लांट सेल बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल परसिस्ट टुगेदर। फिर से बोल रहा हूं कि इन अ मैच्योर प्लांट सेल बोथ प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल परसिस्ट टुगेदर। इज इट ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो जो एक मैच्योर प्लांट सेल में प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल दोनों एक साथ परसिस्ट नहीं करते। आप पढ़े होंगे कि जब सेकेंडरी वॉल जब बनने लगता है प्राइमरी वॉल के इनर साइड से, तो जैसे जैसे सेकेंडरी वॉल बनता है वैसे वैसे प्राइमरी वॉल डिमिनिस्ड हो जाता है, मतलब वो ग्रेजुअली रिमूव हो जाता है। इसीलिए दोनों वॉल, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल, एक साथ मैच्योर सेल में नहीं रहते। क्लियर है बेटा? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कि लाइसोसोम्स डू नॉट हैव न्यूक्लिएजेज एंजाइम। लाइसोसोम्स डू नॉट हैव न्यूक्लिएजेज एंजाइम्स। देखो लाइसोसोम में न्यूक्लिएजेज एंजाइम्स नहीं होते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स है? लाइसोसोम्स डू नॉट हैव न्यूक्लिएजेज, ये फॉल्स है। राइबोसोम्स में न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी होता है। देखो एनसीईआरटी लिखता है कि जो लाइसोसोम है इसमें प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज, लेप में जो लाइपेजेज और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला भी एंजाइम होता है, न्यूक्लिएजेज। ठीक है, तो न्यूक्लिएजेज एंजाइम यहाँ पर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। क्या हो गया बेटा? रॉन्ग स्टेटमेंट है कि उसमें न्यूक्लिएजेज एंजाइम नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मटेरियल्स कम इनटू द वैक्यूल फॉर स्टोरेज। वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल बाहर से आते हैं स्टोर होने के लिए, डेट, अब इसमें यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन हम देते हैं, उसको आप बताओ। ओनली बाय एक्टिव प्रोसेस, ओनली बाय पैसिव प्रोसेस, बोथ बाय एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? जब वैक्यूल में जो मटेरियल बाहर से आते हैं स्टोर होने के लिए, वो एक्टिवली आते हैं या पैसिवली आते हैं, या एक्टिव पैसिव दोनों तरह से आते हैं? देखो ये जो है ना, इसमें जो भी मटेरियल आते हैं वो एक्टिव प्रोसेस से आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं। इसीलिए जो वैक्यूल होता है वहाँ पर जो भी मटेरियल्स हैं जो स्टोर होते हैं उसका कंसंट्रेशन हमेशा हाई रहता है आउटसाइड द वैक्यूल के रिस्पेक्ट में। ओके बेटा, चलिए तो ये हो गया। अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। क्या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल में होता है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल। ये फॉल्स है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल केवल यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर एक्वेटिक मेंबर हैं उनमें होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता, वहाँ गैस वैक्यूल होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि मेम्ब्रेन से कवर्ड है और ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज एटी रिच और जीसी रिच। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एटी कॉम्बिनेशन, एडेनिन थाइमिन कॉम्बिनेशन ज़्यादा या ग्वाइनिन साइटोसिन कॉम्बिनेशन ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा होता है? प्रोकैरियोटिक जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज जस्ट एज ए प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जीसी रिच होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी
जीसी रिच डीएनए होता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा, सर्कुलर या लीनियर, सर्कुलर, डीएस या एसएस, डीएस, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है उसी तरह का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ऑफ डेवलपिंग कैस्टर सीड, क्वेश्चन फिर से सुनना, एंडोस्पर्म ऑफ डेवलपिंग कैस्टर सीड कंटेन, ठीक है, कैस्टर सीड, जो डेवलपिंग कैस्टर सीड है उसके अंदर क्या होता है, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, कैस्टर सीड की बात हो रही है। कैस्टर सीड के अंदर जो डेवलपिंग कैस्टर सीड है उसके अंदर फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, या फिर उसके अंदर जो प्लास्टिड्स का कौन सा टाइप मिलता है, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ये इलायोप्लास्ट है क्योंकि वहां पर कैस्टर का सीड फैट के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, तो फैट को स्टोर करने के लिए जो ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है वो कौन सा, इलायोप्लास्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनस में क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है, क्लेमाइडोमोनस हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है बेटा 1, क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है 1, कप शेप का होता है, कप शेप का ये सिंगल क्लोरोप्लास्ट होगा क्लेमाइडोमोनस में, ठीक है बेटे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन क्लोरोप्लास्ट देयर इज सिंथेसिस ऑफ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंथेसिस होता है किसका, ओनली कार्बोहाइड्रेट, ओनली प्रोटीन और बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन या दोनों का सिंथेसिस होगा, दोनों का सिंथेसिस होता है, बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, क्योंकि देखो ये कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर तो बनता ही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और साथ साथ प्रोटीन भी बनता है, प्रोटीन जैसे रोबिस्को एंजाइम है ये भी तो प्रोटीन ही है, तो ये सब जो है सो वहीं पर बनते हैं, यानी उसके पास अपना प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, डीएनए है, राइबोसोम्स है, तो ये अपना प्रोटीन भी कुछ बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर देन क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम। अब ये ट्रू फॉल्स की बात है कि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर स्मॉलर देन क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स, ट्रू है या फॉल्स, ये फॉल्स है। देखो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो है वो 80S है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो राइबोसोम है वो 70S है, तो नेचुरली जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वो 80S है, तो वह साइज उसका बड़ा है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखो राइबोसोम में का जो है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट जानते हैं 70S 80S, तो S किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, तो ये जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट से किस चीज का मेजरमेंट होता है, किस चीज का मेजरमेंट होता है, राइबोसोम के किस चीज का मेजरमेंट करते हैं हम लोग, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट से। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट से हम लोग दो चीजों को मेजर करते हैं, एक तो डेंसिटी और दूसरा साइज, याद रखना ये एनसीईआरटी में मेंशन है कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट जो है वो डेंसिटी और साइज को मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द कोर ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया, द कोर ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया इज कॉल्ड, फ्लैजेला और सीलिया का जो कोर होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैजेला एंड सीलिया का जो कोर है उसको बोलते हैं एक्सोनीम, एक्सोनीम। अब ये जो एक्सोनीम है ये सेंट्रल पार्ट में जो एक्सोनीम होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एक्सोनीम, और पेरिफेरल पार्ट में जो एक्सोनीम है उसको हम लोग पेरिफेरल एक्सोनीम बोलते हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल और सेंट्रल ये दो जोन में बटे होते हैं जिसको कि हम लोग कोर ऑफ फ्लैजेलम कहते हैं, या फ्लैजेला या सीलिया, ठीक है, एक्सोनीम। अच्छा तो ये जो एक्सोनीम है, अब देखो अब इसी में जो सेंट्रल एक्सोनीम है, सेंट्रल अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सेंट्रल एक्सोनीम ऑफ फ्लैजेला हैव, फ्लैजेला के सेंट्रल एक्सोनीम में क्या होता है। देखो यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन की बात करते हैं, 2 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, 1 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, 1 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, क्या होता, सेंट्रल एक्सोनीम ऑफ फ्लैजेला में क्या होता है, 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल होता है। देखो पेरीफेरी में होता है 9 डबलेट और 2 बीच में होता है सिंगलेट,
ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच सीलिया और फ्लैजेला। एक सीलिया या फ्लैजेला में टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होता? ये है 20। कितना होगा बेटा? 20। देखो पेरिफेरल 9 डबलेट है तो 9 इंटू 2 दैट इज 18, और 2 सिंगलेट है तो 20। 18 प्लस 2 दैट इज 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं फ्लैजेला में या सीलिया में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब अगला है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल apparatus। देखो अब ये आपको इसमें ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है, इसको ध्यान से सुनते रहिए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल apparatus दैट गिव्स राइज टू द स्पिंडल फाइबर्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल apparatus दैट गिव्स राइज टू द स्पिंडल फाइबर्स। क्या ये करेक्ट है या फॉल्स है? ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए ये जो है ना, ये गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग है ये। देखो यहां पर ना जो हम बोले हैं ये रिवर्स कंडीशन होता है। रिवर्स कंडीशन में अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव्स राइज टू द स्पिंडल apparatus। स्पिंडल फाइबर्स से स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो स्पिंडल apparatus, तो स्पिंडल apparatus में क्या कैसा होगा? एक स्पिंडल apparatus में क्या क्या होता है? तो 2 एस्टर्स होते हैं, उसके बीच के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और साथ साथ जो क्रोमोसोम्स हैं उनका जो काइनेटोकोर्स होता है, ये सब एक साथ कंबाइन करके हम लोग एक स्पिंडल apparatus कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्रोमैटिन टर्म वॉज गिवन बाय। क्रोमैटिन टर्म किनका दिया हुआ है? क्रोमैटिन टर्म वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग का दिया हुआ ये टर्म है क्रोमैटिन। ठीक है बेटे, क्रोमैटिन टर्म वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको द विड्थ ऑफ पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है उसका विड्थ कितना होता है? ठीक है, देखो ये सब एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं, इसको अच्छे से याद रखना होगा। द विड्थ ऑफ पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज 10 to 15 नैनोमीटर। ठीक है, 10 to 15 नैनोमीटर। अब यहां पर क्वेश्चन में ऑप्शंस में आपको जैसे यहां पर 10 to 50 माइक्रोमीटर भी कर देगा, ठीक है, या एंगस्ट्रॉम कर देगा, तो यहां पर 10 to 50 नैनोमीटर आपको याद रखना। जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का के इन्वेलप का, उसके बीच का ये गैप होता है, स्पेस होता है। ठीक है, 10 to 50 nm। ओके, चलिए अब अगला है कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का कंपोजिशन क्या है? एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में कौन कौन से पार्ट्स किस रेशियो में, माने कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं? देखो क्रोमोसोम का में सिंपल हम जानते हैं कि क्रोमोसोम किन किन चीज़ों से बना होता है। एक तो हिस्टोन प्रोटीन है, दूसरा डीएनए है, और यही दो जो है ना ये मेजर कंपोनेंट कहते हैं। जैसे 50% हिस्टोन प्रोटीन है, 40% क्या है? डीएनए है, तो 90% तो यही हो गया। बाकी जो 10% है उसमें से मोर देन 8% जो है वो नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन होते हैं, और लेस देन 2% जो है उसमें कुछ आरएनए होता है, उसके बाद मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है या क्रोमेटिन कहो, उसमें यही सब होता है। हिस्टोन प्रोटीन सबसे ज़्यादा 50 और डीएनए उसके बाद 40%, यानी 90% जो है वो इन्हीं दो चीज़ों से बना होता है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि पी एंड क्यू आर्म्स आर प्रेजेंट इन व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम? देखो अब यहां पर हम बता दें कि क्रोमोसोम को हम लोग 4 टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के पोजीशन पर, जैसे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। तो ये जो 4 टाइप हैं, इनमें से अब क्वेश्चन ये है कि पी एंड क्यू आर्म्स किन किन क्रोमोसोम में मिलता, किन किन क्रोमोसोम। ठीक है, तो यह बताइए इन 4 में से कितने टाइप के क्रोमोसोम में पी एंड क्यू आर्म्स होते हैं? 2 टाइप। कौन कौन? जो बीच वाला है सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक।
सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक टाइप जो है उसमें एक आर्म थोड़ा छोटा दूसरा बड़ा होता है। देखो वैसे जो ये जो पी है ना, पी जो है, पी एक्चुअली जो मैंने लिया गया है लेटर वो पेटिट से, पेटिट मतलब स्मॉल होता है, पेटिट मीन्स स्मॉल, तो जो स्मॉल आर्म है उसको पी से और जो बिगर आर्म है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है पी एंड क्यू आर्म्स पर, ठीक है। अच्छा, अब बताओ कि ह्यूमन सेल हैव हाउ मेनी सेट क्रोमोसोम्स, माने एक ह्यूमन सेल जो है उसमें कितने सेट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन सेल में टोटल कितने पेयर हैं, 23 पेयर्स, 23 पेयर्स क्रोमोसोम में से कितने पेयर पर सेटेलाइट होता है, सेट। तो सेट जो है वो आपको 5 पेयर्स है, 5 पेयर्स सेटेलाइट क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन में। अब ह्यूमन में जो ये 5 पेयर्स हैं वो कौन कौन है बता सकते हो कि ह्यूमन के किस किस पेयर पर सेटेलाइट होता है? 13, 14, 15 एंड 21, 22। याद रखना 13, 14, 15, 21 एंड 22, यही 5 पेयर है जिस पर सेटेलाइट होता है। इनको हम लोग सेट क्रोमोसोम या मार्कर क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अब इसके बाद है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज टिपिकली अ डार्क स्टेनिंग रीजन। ये स्टेटमेंट है कि, फिर से बोल रहा हूं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज टिपिकली अ डार्क स्टेनिंग रीजन। इज इट ट्रू और फॉल्स? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये गलत स्टेटमेंट है। देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होता है जो सभी क्रोमोसोम में नहीं होता, वही जहां पर मैंने जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जिसमें है वही सेट क्रोमोसोम होगा। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये नॉन स्टेनिंग रीजन होता है, वहां स्टेन जो है जो एसिटोकार्बीन वो स्टेन कैच नहीं करता, इसीलिए उसको नॉन स्टेनिंग, एनसीईआरटी भी लिखता है इस बात को कि नॉन स्टेनिंग अनदर कंस्ट्रक्शन रीजन होता है जो कुछ क्रोमोसोम में होता, ठीक है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है ये नॉन स्टेनिंग रीजन है, जबकि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टेनिंग, डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है, उसमें उस पर स्टेन काफी डार्कली कैच करता है, जबकि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है उसमें। अच्छा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का जो अनदर नेम है बता दो। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, यस, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज मेनली कंसर्न विथ, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये मेनली किस चीज से कंसर्न है? अब हम यहां पर ऑप्शन देते हैं आपको, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें ये मेनली कंसर्न होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू एटीपी जनरेट होता है, ठीक है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये जो सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन है ये सेल में जैसे ग्लाइकोलाइसिस में होता है, उसके बाद एक जगह क्रेब साइकिल में भी होता है जिसमें जीटीपी बनते हैं। तो ये जो सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन है इसमें डायरेक्टली एटीपी, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन कहते हैं। और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, प्रोटॉन का पंपिंग होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेंगे, और जब ग्रेडियंट टूटेगा तब जा करके ये एटीपी जनरेट होता है। ग्रेडियंट के ब्रेकिंग से जो एनर्जी रिलीज होगा उसी एनर्जी का यूज होता है एटीपी फॉर्मेशन में, जो कि हम लोग कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं। तो आप जानते हो, अब देखो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इज अप्लाइड इन ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली इन क्लोरोप्लास्ट, इन बोथ, तो क्या होगा? कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दोनों में अप्लाइड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अप्लाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी अप्लाइड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दोनों जगह होते हैं और दोनों जगह एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये
ये था कुछ आज के जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी जो इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हमने यहाँ ब्रीफली फास्टली डिस्कस किया। और यदि ये इंफॉर्मेशन, यदि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि ये रेगुलर जो है सो अभी जो रीनीट हो रहा है उसके लिए हम तैयार करके आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है बेटे, तो ये था आज का। और जो भी आपका कुछ सजेशन हो, कुछ भी आपको कहना हो, ये सब आप कमेंट करके बताते रहना, ताकि हम उस तरह के वीडियो जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही। थैंक यू बेटे।